जी जनाब, इन्वेंट्री की रिकॉर्डिंग हम लोगों ने कर ली कि जब भी इन्वेंट्री आएगी तो उसकी कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल होगी। जब वो परचेज होकर आपके स्टॉक में आएगी तो स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे करेंगे। फिर हमने ये बात भी कर ली कि जब हम उसे सेल करेंगे तो सेल की कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद हम लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन भी एक सवाल में कर ली। अब हम ये देख रहे हैं कि इन्वेंट्री की जो क्लोजिंग स्टॉक है जो आपने कैलकुलेट कर लिया है उसमें कुछ और चीज़ें भी देखनी होती हैं रिपोर्टिंग डेट के ऊपर, यानी कि जिस डेट के ऊपर आपने क्लोजिंग स्टॉक रिपोर्ट करना है। यानी कि रिपोर्टिंग डेट नॉर्मली वो डेट होती है जिस डेट पे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं। उस डेट के ऊपर अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर लिया है, आपके स्टॉक में कुछ क्लोजिंग स्टॉक आ गया है, तो उस क्लोजिंग स्टॉक में क्या क्या मजीद चीज़ें देखने की ज़रूरत है ताकि ये जो अमाउंट हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रेजेंट करें, ये जो अमाउंट है ये बिल्कुल ठीक हो, इसमें कोई गलतियां ना हो। तो जनाब, सबसे पहली चीज इन्वेंट्री वैल्यूएशन एट रिपोर्टिंग डेट। रिपोर्टिंग डेट के ऊपर इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में आपने सबसे पहले जो चीज देखनी है दैट इज एनआरवी चेक। एनआरवी क्या होता है? एनआरवी कहते हैं नेट रिलाइजेबल वैल्यू। ये एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि किसी भी एक स्टॉक के अंदर, जब आप उस स्टॉक को अपने पास रखते हैं तो उसके अंदर ये उसकी क्वालिटी है कि ये कितने पैसे आपको कमा के दे सकती है। ठीक है जी। हमें IAS 2 यानी कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 है वो ये कहता है कि भाई साहब, आपने जो भी स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसे रिपोर्ट करने लगे हैं तो एक दफा जरा रुक के सोचें कि क्या ये जो इन्वेंट्री आपने अपने पास रखी हुई है, क्या ये कम अज कम इतने पैसे हमें कमा के दे सकती है। क्योंकि हम लोगों ने कहा है कि एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई साहब, कोई भी एसेट ओवरस्टेट नहीं होना चाहिए। एसेट्स शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड। तो कहीं ऐसे तो नहीं है कि जो आपके पास जो स्टॉक है वो इस अमाउंट पे पड़ा हुआ है जितनी उसने कमा के नहीं देनी। आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है 2 मिलियन का, जब आप उसे सेल किया आपने, जब सब्सिक्वेंटली तो आपको पता चला कि ये तो सिर्फ 1.9 मिलियन हमें कमा के दे सका। तो ऐसे तो नहीं होना चाहिए, स्टॉक तो 1.9 मिलियन पे फिर रिपोर्ट होना चाहिए। तो जनाब, ये स्टैंडर्ड जो है ये कहता है कि भाई साहब, जब भी कभी आप क्लोजिंग स्टॉक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रेजेंट करने लगो तो एक दफा रुको और ये देखो कि इसकी कॉस्ट कितनी है। कॉस्ट आपको कहां से पता चलेगी? जो हम इससे पीछे टॉपिक पढ़ के आए हैं, इसका क्लोजिंग स्टॉक भी हमने निकाल के देखा, 4 डिफरेंट मेथड से क्लोजिंग स्टॉक भी निकाल के देखा कि क्या क्या आता है। उसके बाद वो कहते हैं कि जरा देखें कि ये जो स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है, जैसे पिछली एग्जांपल में 12,500 यूनिट्स पड़े हुए थे, तो ये जो स्टॉक है ये जब सेल होगा तो आपको कितने पैसे कमा के देगा, रियलाइज करवाएगा, ये जरूर देख लें। वो उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू होगी, यानी कि ऐसी वैल्यू जो कि इस एसेट को सेल करने के बाद, और अगर इस एसेट को सेल करने से कुछ आपको इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़े। नॉर्मली वो एक्स्ट्रा खर्चा आपको कब करना पड़ता है? जब स्टॉक आपका पार्शियली डैमेज हो जाता है। तो फिर देखें कि क्या कहीं ऐसे तो नहीं है कि आपने उसको ज्यादा अमाउंट पे रिकॉर्ड किया हुआ है। और अगर आपने उसको ज्यादा अमाउंट पे रिकॉर्ड किया हुआ है तो भाई उसको लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, यानी कि कॉस्ट और एनआरवी में से जो लोअर हो उस पे ला के उसको रिकॉर्ड कर दो। जो स्टॉक जितना जितना आपका डैमेज हुआ है, जो स्टॉक जितना जितना आपका आउट ऑफ फैशन हुआ है, जो अब सेल नहीं हो सकेगा, उसकी एनआरवी कैलकुलेट कर लें और उसको एनआरवी और कॉस्ट दोनों में से जो लोअर है उसके ऊपर रिकॉर्ड करें। ठीक है, इसका ये मतलब है कि अगर तो उसकी कॉस्ट है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अगर हम लोग नॉर्मली बात करें तो नॉर्मली उसकी कॉस्ट हमेशा कम होती है उसकी एनआरवी से। क्यों? क्योंकि एनआरवी इज एक्चुअली कि ये जो स्टॉक हमने रखा हुआ ये कमा के हमें कितने देगा। तो भाई स्टॉक तो हम रखते ही इसलिए है कि ये अपनी कॉस्ट से कुछ ज्यादा कमा के दे। हमने 100 रुपए का स्टॉक रखा हुआ है तो वो इसलिए रखा हुआ है कि वो 120 रुपए कमा के दे, 100 से ज्यादा पैसे कमा के दे। ठीक है, तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू मोस्ट ऑफ द केसेस में कॉस्ट से ज्यादा होती है, लेकिन कभी कभार नेट रियलाइजेबल वैल्यू कॉस्ट से कम भी हो जाती है। और वो कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं, कुछ स्पेशल काम ऐसा हो गया जिसकी वजह से आपकी जो एनआरवी है, यानी कि उस चीज को बेच के जो बचेगा वो आपकी कॉस्ट से भी कम हो जाए। तो वो कब होगा? जब आपका स्टॉक डैमेज हो जाता है। ठीक है, या जब आपके पास एक ऐसा स्टॉक है जो फैशन से रिलेटेड है और वो चीज आउट ऑफ फैशन होती जा रही है।
जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कपड़े हैं या सर्दियों के कपड़े हैं, आपने सर्दियों के कपड़े परचेज किए, अब वो बिक नहीं रहे, अब वो गर्मी आ गई, अब आपको लंडे में उसको बेचना पड़ेगा, ठीक है, या आपको किसी और तरीके से एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स डाल के उसको बेचना पड़ेगा। तो एनआरवी इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द थिंग, कि उसको बेच के कितने पैसे आने वाले हैं। आपने हमेशा ये देखना है कि इसकी एनआरवी कितनी है और उस स्टॉक को एनआरवी के ऊपर रिकॉर्ड करना है। अगर कॉस्ट से एनआरवी कम है, अगर कॉस्ट कम है, एनआरवी ज्यादा है, तो फिर आपने उसको कुछ नहीं करना, ठीक है जी। तो इन्वेंट्रीज आर ऑलवेज स्टेटेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। एक तो चीज हम इसमें ये देखेंगे, फिर इसके बाद हम देखेंगे फिजिकल वेरिफिकेशन। जरा फिजिकली चेक करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा ना कि हमारे पास क्या वाकई ही इतना स्टॉक है। हमने तो कागजों में देखा, स्टोर लेजर कार्ड में, जैसे हमने पिछली एग्जांपल में देखा 12,500 यूनिट्स थे, ये हमें पता चला। जब हमने फिजिकल वेरिफिकेशन की तो फिर हमें दो चीजें उस सवाल से पता चली थी। एक चीज क्या पता चली थी कि जनाब ये जो स्टॉक काउंट हम लोगों ने किया तो हमें पता चला कि 2500 यूनिट्स जो हैं ये लॉस्ट है, ठीक है, ये तो जाया हो गए। और कुछ यूनिट्स हो सकता है इसमें कुछ ऐसे यूनिट्स भी हो जिसकी जो डैमेज हो गए हो, जिनको ठीक करने के लिए कुछ खर्चा लगेगा। तो वो तमाम चीजें जो है वो हम लोगों ने यहां से स्टॉक काउंट से पता चलेंगी। तो फिजिकल वेरिफिकेशन से हमें ये पता चलेगा कि क्या कोई चीज चोरी तो नहीं हो गई, क्या कोई लॉस तो नहीं है, क्या कोई नॉर्मल या नॉर्मल लॉस तो नहीं है, क्या कोई एनआरवी तो नहीं है किसी आइटम की जो चेक करने वाली है, ठीक है जी। और फिर हम लोग इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंटेशन के मुतालिक भी बात करेंगे। तो इस सेशन में हमने ये तीन चीजें देखनी है। हम पहली चीज की तरफ चलते हैं, एनआरवी, सम एग्जांपल्स ऑफ लॉस इन वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। क्या क्या रीजंस हो सकती हैं जिसकी वजह से उस आइटम की जो फेच वैल्यू है, यानी कि उसकी जो रिलाइजेबल वैल्यू है, वो कॉस्ट से कम हो जाए, इसकी कॉस्ट ज्यादा हो जाए और एनआरवी कम हो जाए। व्हाट आर द सिनेरियोज? एक सिनेरियो ये हो सकता है कि चीज डैमेज हो गई। जब वो डैमेज हो गई तो इसका मतलब ये है कि आप वो उतने की नहीं बिकेगी और उसके ऊपर कुछ कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सेल्स भी देनी पड़ेगी, यानी कि उसको थोड़ा सही करवा के बेचना पड़ेगा। कि जनाब एक चीज थी वो ऊपर से गिरी, टूट गई, एक टीवी था आपके पास आपके स्टॉक में, वो गिरा, टूट गया, उसको ठीक करके आप बेचेंगे। तो जब उसे ठीक करके बेचेंगे तो जिसको बेचेंगे उसे ये जरूर बताएंगे, कंपनी की ये पॉलिसी है कि जिसको बेचे उसे ये बताया कि ये रिपेयर हुआ हुआ टीवी है और वो आपको सस्ते में मिल रहा है इसलिए, ठीक है। तो उसको ठीक करने की जो कॉस्ट है वो, और फिर वो देख लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक टीवी की कॉस्ट है जनाब 10,000 रुपये, ये इसकी कॉस्ट है, हम इसको सेल करते हैं 50,000 रुपये का, ठीक है। ये टीवी गिरा और डैमेज हो गया, डैमेज होने के बाद हमने इसके ऊपर 2,000 रुपये खर्च किए। 2,000 रुपये खर्च करने के बाद ये टीवी 22,000 रुपये का बिका, ठीक है। तो इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होगी? इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू बनेगी सेल प्राइस 22,000, ये इसकी सेल प्राइस है, माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सेल माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट, ठीक है जी। तो 22,000 रुपये इसकी सेलिंग प्राइस थी, इसमें से 2,000 रुपये इसको ठीक करवाने पे भी लगे, तो इसकी जो टोटल एनआरवी है वो 20,000 और इसकी कॉस्ट कितनी थी 10,000। दोनों में से बड़ा कौन सा है? अभी भी एनआरवी बड़ी है। तो इसका मतलब यह है कि ये चीज अभी भी जितने की हमने अपने स्टॉक में रखी हुई है उससे ज्यादा की बिक जाएगी, राइट। तो जनाब एनआरवी जो है वो क्या होती है? वो ये होती है कि चीज बिक के हमें कितने पैसे इससे बचेंगे। होली और पार्शियली ऑब्सोलीट, चीज जो है वो थोड़ी ऑब्सोलीट हो जाती है। फॉर एग्जांपल इसके किसी पुर्जे को जंग लग जाता है, इसका कोई पुर्जा जो है वो अब नहीं चल रहा, वो अड़ फंस कर रहा है, ठीक है। इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं मशीन के साथ। देयर सेलिंग प्राइस हैव डिक्लाइंड, चीजें आउट ऑफ फैशन गई। जब चीजें आउट ऑफ फैशन गई तो उनकी सेल प्राइस ही खत्म होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक चीज की हम एग्जाम्पल लेते हैं, अलार्म क्लॉक्स। एक कंपनी है जो अलार्म क्लॉक जो है ना वो सेल कर दी है, लेकिन अब मोबाइल की वजह से हर बंदे के मोबाइल में अलार्म क्लॉक है, तो उसकी प्राइस ही अब खत्म हो गई है। अब जो चीज पहले आप 10,000 की बेचते थे, अब वो आप जो है वो उसको 8,000 की, 7,000 की, 5,000 की भी नहीं बेच सकते, क्योंकि लोग अब उसे परचेज नहीं करते, क्योंकि उनका पर्पस जो है वो किसी और तरीके से फुलफिल हो रहा है, राइट। तो उसकी सेलिंग प्राइस डिक्लाइन हो जाती है। एक ऐसी चीज जो आउट ऑफ फैशन जा रही है उसकी एनआरवी भी चेक करने की जरूरत है। द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन और द एस्टिमेटेड कॉस्ट टू बी इनकर टू मेक द सेल हैव इंक्रीज, यानी कि एक चीज को पहले सेल करने के लिए आपको थोड़े पैसे खर्च करने पड़ते थे, लेकिन अब आपको उसको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन या एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट। इसकी एग्जांपल मैं कुछ इस तरीके से देता होता हूँ। फर्ज करें कि जनाब आप सेल करते हैं एक केमिकल,
नॉर्मली आप जो केमिकल है आपने थैले बनाए हुए, पॉलीथिन बैग्स जो हैं उसमें आप डाल के वो पॉलीथिन बैग जो है ना वो आप उसमें सेल कर देते हैं। लेकिन गवर्नमेंट का एक रूल आ गया कि जनाब ये अब आप शापरों में डाल के नहीं बेच सकते ये केमिकल, अब आपको एक स्पेसिफिक टाइप का प्लास्टिक की बोतल यूज करनी पड़ेगी। तो इसकी एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट बढ़ गई। लेकिन आप जब सप्लायर को, आप अपने कस्टमर को कहते हैं कि यार ये चीज जो है ना ये तो अब महंगी हो गई है, तो अब इसकी पैकिंग महंगी हो गई है, तो मुझे पैसे बढ़ाओ। उसने कहा पैसे अभी बढ़ाओ, जाओ किसी और को जाके बेचो, मैं नहीं लेता तुम्हारे से। तो आप कहेंगे फिर तो प्राइस नहीं बढ़ा सकते हम, हमें फिर इसको खुद देखना पड़ेगा। तो हमने ये देखना है कि उसकी कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन तो नहीं बढ़ गई। ऐसे तो नहीं है कि उसको जब हम लोग किसी और चीज में पैक करते हैं फिर बेचते हैं तो वो जितने उतने की बोतल नहीं होती जितने का वो केमिकल है, ठीक है, उतने का, यानी कि वो केमिकल नहीं है जितनी जितनी महंगी बोतल है जिसमें डाल के सेल करना है। कहीं ऐसे तो नहीं है कि उसकी वजह से हमारी कॉस्ट बढ़ रही है। तो ये तमाम चीजें जो है ना ये हम एस्टिमेट करते हैं। एनआरवी इज द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, इसे हम कहते हैं ESP। NRV is equal to ESP in the ordinary course of business less the estimated cost of completion of sale minus ECC and minus estimated cost necessary to make the sale minus ECS, ठीक है, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सेल्स। ठीक है, तो इस तरीके से एनआरवी में से हम लोग माइनस करते हैं। अब देखिए सेलिंग कॉस्ट जो है यहां पे देखिएगा, एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल्स, यानी कि उस चीज को सेल करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट लगानी पड़ती है। फॉर एग्जांपल आपको उसको मार्केट करना पड़ता है, तो यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट जो है वो हम लोग एनआरवी में से माइनस कर देते हैं एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में से। ठीक है, तो ये भी हम लोगों को जो है ना ये चीज देखनी होगी। तो इसकी एक एग्जांपल देखते हैं जनाब कि कैसे हम लोग एनआरवी को कैलकुलेट करते हैं। जब आपने कोई चीज एनआरवी के ऊपर कैलकुलेट की और आपको पता चला कि जनाब ये तो रिडक्शन इन इन्वेंट्री हो जाएगी, तो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में तो कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि हम क्लोजिंग स्टॉक जो है वो जब हम स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम में डालते हैं उसके अंदर जब हम लोग ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक जब कैलकुलेट करके उसमें डालते हैं तो ऑटोमेटिकली वो वाली जो फिगर है वो जो एनआरवी की रिडक्शन वाली जो फिगर है वो उसका कॉस्ट का पार्ट बन जाती है। ठीक है, जबकि परपेचुअल इन्वेंट्री में आपको एनआरवी लॉस डेबिट और इन्वेंट्री को क्रेडिट करना पड़ता है जितनी अमाउंट आपकी एनआरवी लॉस में आई है उस अमाउंट से। तो जनाब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं जनाब। A business has 4 items of inventory. A count of inventory has established that the amount of inventory currently held at cost are as follows. आइटम 1 के 700 यूनिट्स हैं, 2 के 320 यूनिट्स हैं, 40 यूनिट्स हैं और 500 यूनिट्स हैं। हर एक आइटम की अलग अलग इन्वेंट्री अब वो आपने फाइंड आउट करनी होती है एनआरवी, और फिर आपने देखना होता है कि क्या हर एक आइटम की एनआरवी उससे बेहतर है। हर एक आइटम की कॉस्ट बताई हुई है जनाब। इन्वेंट्री आइटम की कॉस्ट है 20, 50, 200 और 12। ठीक है, अगर हम इनकी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस की बात करें जिसे हम ESP भी कहते हैं, जो कि कैलकुलेशन ऑफ एनआरवी के लिए जरूरी है, कि वो ये यूनिट जो 20 रुपए का पड़ा हुआ है ये 25 रुपए का सेल होता है और इसको सेल करने के लिए कोई एक जो है ना वो रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ता। इसका मतलब ये है कि ये जो चीज इसकी एनआरवी है वो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एडिशनल कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन पर यूनिट, यानी कि एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। तो हमारे पास जो एनआरवी आएगी दैट विल बी इक्वल टू एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। तो इसकी जो एनआरवी आ रही है दैट इज 25 रुपीज। ठीक है, अच्छा जी, दूसरे यूनिट की बात करते हैं। ये यूनिट 50 रुपए का है और इसकी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है 52 रुपए, लेकिन इसको सेल करने की जो कॉस्ट है वो 2 रुपए आ जाएगी, यानी कि इसकी जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है वो 50 है। तो ये जो यूनिट 25 का है, 20 का है, ये 25 का बिक रहा है, ये ओके है, ये गुड है। इसको कॉस्ट पे ही जो है ना वो आपको करना पड़ेगा वैल्यू। ये जो है दूसरा आइटम टाइप नंबर 2, ये 50 रुपए की आ रही है और 50 रुपए ही इससे कमा रहे हैं हम, तो दोनों सेम ही है। तो हम इसको भी लोअर ऑफ, मतलब नॉर्मली तो लोअर का फॉर्मूला लगता है, लेकिन दोनों ही सेम है तो फिर हम किसी पे भी रख लें एक ही बात है। ठीक है जी, आइटम नंबर 3 की बात करते हैं। 250 रुपया जो है वो इसकी सेलिंग प्राइस है, 55 रुपए इसको सेल करने में लग जाते हैं हमारे, और ये हमारे पास इसकी कॉस्ट है 200 रुपए। इसका मतलब ये है कि जब हम इसका एक यूनिट सेल करेंगे तो 250 रुपए हमें आएंगे, 55 रुपए हमें दे के ये 195 रुपए इससे बचेंगे। तो ये जनाब गलती है। गलती क्या है? गलती ये है कि 200 रुपए का यूनिट था और उसको सेल करके आपको 195 रुपए आ रहे हैं। तो भाई क्यों?
इस आइटम को फिर आपने एनआरवी पे लेके जाना है, यानी कि इसको 195 रुपीज पे लिखना है, 200 रुपए पे नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि ये 200 रुपए तो हमें कमा के नहीं देगा, और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई इसको तुम उस अमाउंट पे रखो जितनी अमाउंट ये कमा के देगा, इसको उस अमाउंट से ज्यादा नहीं करना आपने, राइट। और देन ये जो 12 रुपए का यूनिट है ये 15 रुपए का बिक रहा है, 1 रुपया इसमें से जो है ना वो इसकी कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन है, तो ये 14 रुपए का भी बिक रहा है, इसका मतलब है ये भी कॉस्ट के ऊपर रखा जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर कॉस्ट और एनआरवी सेम भी हो तो फिर आप कॉस्ट पे रख लें, एनआरवी पे रख लें, एक ही बात है। अगर आप इन्वेंट्री आइटम को ऐसे देखें कि उसकी कॉस्ट ज्यादा हो और एनआरवी कम हो तो फिर आप उसको एनआरवी पे रिड्यूस कर देंगे। तो जनाब इस तरीके से जो हमारी जो टोटल कॉस्ट बनेगी हर आइटम की 14,000 और इसकी एनआरवी बन रही है 17,500। ये 17,500 कैसे आया? हमने 700 को मल्टीप्लाई किया इसकी पर यूनिट की एनआरवी के साथ, विच इज 25। ठीक है जनाब, और इन दोनों में से छोटी कौन सी थी? वो 14,000 थी। ठीक है, इसी तरीके से हम लोगों ने दूसरे आइटम की टोटल कॉस्ट निकाली। टोटल कॉस्ट कैसे निकाली? हमने 320 को मल्टीप्लाई किया कॉस्ट के साथ, तो ये बनी 320 मल्टीप्लाई बाय 50, और इसकी टोटल एनआरवी निकाली, 320 यूनिट्स को हमने मल्टीप्लाई किया इसकी एनआरवी के साथ विच इज 50। तो हमें पता चला कि ये दोनों सेम है, तो हमने जो है ना वो इस इन्वेंट्री आइटम को, इन्वेंट्री आइटम नंबर 2 को 16,000 पे वैल्यू कर दिया। तो जिस अमाउंट पे जो आपकी एनआरवी कम होगी तो आप उसको एनआरवी पे वैल्यू करेंगे, अगर आपकी टोटल कॉस्ट कम होगी तो आप उसको टोटल कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे। और हर आइटम ऑफ इन्वेंट्री को अलग अलग चेक करना है कि क्या वो आइटम ऑफ इन्वेंट्री जो है वो ठीक है या नहीं है। सिमिलरली आइटम नंबर 3 जो है, इसमें कॉस्ट निकल रही है 8,000 और एनआरवी निकल रही है 7,800, तो फिर हमने इसको 7,800 पे वैल्यू किया है, जिसको हमने एनआरवी पे वैल्यू किया है। इसको भी मैं लिख देता हूँ, इसको कॉस्ट पे वैल्यू किया है, इसको कॉस्ट पे। और ये वाला जो आइटम है इसकी टोटल कॉस्ट कम है, एनआरवी ज्यादा है, तो इसको भी हम कहेंगे कि इसको भी कॉस्ट पे वैल्यू किया है। हम लोग आगे चलते हैं अगली एग्जाम्पल की तरफ। आपके पास ये एग्जाम्पल है जनाब, आपके पास प्रोडक्ट ABCD है, इनकी कॉस्ट अवेलेबल है और कॉस्ट के बाद एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है, और सेलिंग प्राइस में उसने बताया है कि ये जो सेलिंग प्राइस है 20% ऑफ द मार्क 20% मार्कअप के ऊपर है। ठीक है जी, और एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट है, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन है, रेशो ऑफ क्रेडिट सेल बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस का क्रेडिट सेल्स कितनी है और उनकी रिकवरी कितनी है, और बैड डेट एक्सपेंस कितने हैं। तो ये जो 3 चीजें हैं, ये वाले 3 कॉलम्स, ये तो आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी आप सिर्फ ये वाले जो इन्वेंट्री है इसको पढ़ रहे हैं, इसके अलावा जो है ना वो आप नहीं कर रहे। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ ये वाली चीजें देखते हैं कि उसने ESP दिया है, ESC दिया और ECCS दिया है, यानी कि एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सेल्स भी दिया है। तो हम लोग हर एक आइटम की कॉस्ट लिखेंगे और उसको कंपेयर करेंगे उसकी एनआरवी के साथ। और एनआरवी जो होती है वो कैसे होती है? एनआरवी होती है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट और माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सेल्स। तो सिर्फ पहले आइटम की हम लोग करते हैं। इसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है जनाब? इसकी कॉस्ट है 100,000। ठीक है जी, इन आइटम्स की जो एनआरवी है अब हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस 20% ऑफ मार्कअप है। आपको पता है जो मार्कअप होता है, मार्कअप ये होता है कॉस्ट पे। ठीक है, तो इस केस में कॉस्ट को आपने 100% रखना होता है। तो सेलिंग प्राइस है ये आपके पास, इसकी कितनी आएगी? ये आपकी कॉस्ट है और ये 20% मार्कअप के ऊपर है, तो इसका मतलब है कि जो आपकी सेल प्राइस है वो 120 होगी, 120%। तो हम लोग इसकी कैलकुलेशन ऐसे करेंगे। हम लोग एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने के लिए जो अमाउंट दी हुई है, हमें क्या दिया हुआ है? कॉस्ट दिया हुआ है। तो 100,000 इज द कॉस्ट, उसको डिवाइड करेंगे आप किस अमाउंट से? जो अमाउंट दी हुई है, जो परसेंटेज फिगर उसने दी हुई है, ये कॉस्ट दी हुई है तो इसको कॉस्ट के रेलेवेंट परसेंटेज के साथ डिवाइड कर दिया और इसको मल्टीप्लाई करना है जनाब सेल प्राइस के साथ। तो इसकी जो सेल प्राइस होगी दैट विल बी इक्वल टू 120,000। ठीक है जी, तो 120,000 आपने इस तरीके से इसको एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस जो है वो फाइंड आउट कर ली। अच्छा आगे चलते हैं। एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट, एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट उसने कहा है कि 5% ऑफ एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस का 5% है। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कितनी निकली है? 1,20,000, तो इसका 5% कितना बन रहा होगा जी? 6,000। आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 120,000 का 5% 6,000 बनता है। और एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट कितनी है? 15% ऑफ द कॉस्ट। कॉस्ट कितनी है? 1,00,000 रुपए। ठीक है, तो इसका 15% कितना निकलेगा जी? 15,000।
तो इस तरीके से जो आपकी एनआरवी निकलेगी दैट विल बी इक्वल टू 99,000। 1,20,000 में से 21,000 माइनस कर दिया। तो इन दोनों में से कौन सी चीज बड़ी है? कॉस्ट बड़ी है। क्या ये चीज ठीक है? नहीं ठीक। क्यों? क्योंकि आपकी कॉस्ट जो है उसके ऊपर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसको प्रेजेंट किया हुआ है, लेकिन वो 99,000 रुपीज आपको कमा के देगी। तो इसका मतलब है कि आपका एनआरवी का लॉस हो गया कितना? 1,000 रुपए का प्रोडक्ट ए में, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसको आपने किस अमाउंट पे प्रेजेंट करना है? 99,000 पे। ठीक है जनाब। इसी तरीके से आप बाकी कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। मैं ऐसे करता हूं कि मैं आपको इसका फाइनल सोल्यूशन दिखाता हूं इस क्वेश्चन का, और ये जो क्वेश्चन है ये आपकी बुक में से क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको ये बुक में से भी मिल जाएगा। ठीक है जनाब। तो ये आपके पास आ गया एनआरवी 99,000, लोअर जो है वो 99,000 है, और एनआरवी का लॉस जो है वो 1,000 का है। सिमिलरली आप यहाँ से मार्जिन वाले क्वेश्चन की भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक मार्जिन की कैलकुलेशन भी कर लेते हैं, क्योंकि मार्कअप और मार्जिन जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। दो सिनेरियोज हैं जनाब जो इसने यहाँ पे दिए हैं। एक दिया है 20% मार्कअप, 20% मार्कअप, और इसमें उसने कॉस्ट बताई है 100,000 जो हम पहले कर चुके हैं। दूसरा है जी 15% मार्जिन, और उसमें उसने क्या बताया जी, अमाउंट क्या बताई है? 2,70,000। तो इसको दोनों को सॉल्व करते हैं। कॉस्ट बताई है 2,70,000, मार्कअप और मार्जिन को मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बताने लगा। एक चीज आपने याद रखनी है, और वो ये है कि मार्कअप जो होता है वो ऑन कॉस्ट होता है, और मार्जिन जो है ना वो ऑन सेल प्राइस होता है। दैट्स इट। अगर आपको ये चीज याद है तो आगे काम आसान है। आपने एक छोटा सा टेबल बनाना है विच इज के जनाब सेल प्राइस, उसमें से प्रॉफिट माइनस किया तो आपके पास बच जाती है जी कॉस्ट। आपने एक कॉलम बनाना है परसेंटेज का, और एक कॉलम आपने बनाना है अमाउंट का। इधर भी आपने यही करना है, सेल प्राइस, प्रॉफिट, इसमें से माइनस करेंगे प्रॉफिट, आपके पास आ जाएगी कॉस्ट। एक आपने परसेंटेज का कॉलम बनाना है, एक आपने अमाउंट का कॉलम बनाना है। ठीक है जी, दोनों तरफ एक ही काम कर दिया। दूसरी चीज उसने बताया 20% प्रॉफिट है, तो आप परसेंटेज में प्रॉफिट के आगे 20% लिख दें। उसने कहा 15% प्रॉफिट है, आप परसेंटेज में प्रॉफिट के सामने 15% लिख दें। सिंपल हो गया। दूसरी चीज उसने कहा ये मार्कअप है, तो मार्कअप ऑन कॉस्ट होता है, कॉस्ट के आगे 100 लिख दें परसेंटेज में। उसने कहा मार्जिन, मार्जिन ऑन सेल प्राइस होता है, तो सेल प्राइस के सामने 100 लिख दें। तीसरा स्टेप, ये जो परसेंटेज का कॉलम बना हुआ है इसको बैलेंस कर लें। इसको बैलेंस कैसे करेंगे कि किस चीज में से 20 माइनस करें कि 100 आए। 120 में से 20 माइनस करें तो 100 आता है। इसको बैलेंस करते हैं कि 100 में से 15 माइनस करें तो कितना आता है? 85%। ठीक हो गया। तो स्टेप नंबर 1 प्रॉफिट की परसेंटेज लिखी। स्टेप नंबर 2 मार्कअप या मार्जिन के हिसाब से, अगर मार्कअप है तो कॉस्ट के सामने 100 लिख दिया, अगर मार्जिन है तो प्रॉफिट ये जो सेल प्राइस है इसके सामने 100 लिख दिया। नाउ आपको जो अमाउंट दी हुई है वो आप अमाउंट में सामने लिख दें। अमाउंट जो आपको दी हुई है वो दी हुई है 100,000 इस केस में। इधर आपको जो अमाउंट दी हुई है वो है सेल प्राइस विच इज 270,000, ये आप यहाँ पे लिख दें सेल प्राइस के सामने। अब नेक्स्ट स्टेप, जो अमाउंट दी हुई है उसको उसके रेलेवेंट फैक्टर से डिवाइड करें। 100,000 को उसके रेलेवेंट फैक्टर 100% से डिवाइड करें, और जो आपने उनमें से फाइंड करना है उसके रेलेवेंट परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई कर दें। फॉर एग्जांपल अगर मैंने सेल प्राइस फाइंड करनी है तो मैं ऐसे करूंगा कि कॉस्ट को कॉस्ट की परसेंटेज से डिवाइड किया और सेल प्राइस की परसेंटेज से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास ये बनेगी जनाब 120,000। और तीसरी चीज आप इन दोनों के डिफरेंस से भी निकाल सकते हैं, तो वो बनेगी 20,000। सिमिलरली आपको यहाँ पे भी उसने कॉस्ट दी हुई है, ये 270,000 इज योर कॉस्ट। राइट 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 राइट, ये कॉस्ट है, कॉस्ट के सामने लिखेंगे 270,000। ओके, और फिर आपने अगर सेल प्राइस फाइंड आउट करनी है या कोई भी और चीज फाइंड करनी है तो आप कॉस्ट है जी 270,000 डिवाइडेड बाय 85%, और इसको मल्टीप्लाई करना है 100% के साथ। ये आंसर आएगा जनाब। अब बताएं जी 317,647, 317,647, और आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल के आप इसका प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से बनेगा जनाब 47,647। ठीक है जी, ऐसे ही बनेगा जी। ठीक है,
तो जनाब दिस वाज द कांसेप्ट ऑफ मार्कअप एंड मार्जिन जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम आगे चलते हैं। स्टॉक की वैल्यूएशन से पहले एक छोटी सी चीज हम देख लेंगे। जो तीसरी चीज थी जो हम वो दूसरी जगह पे देख रहे हैं वो है जनाब के इन्वेंट्री को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाए। तो IAS 2 ने इन्वेंट्रीज को प्रेजेंट करने के हवाले से कुछ गाइडलाइंस दी हैं। उन्होंने कहा है कि जब आप एक्चुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर चीजें प्रेजेंट करेंगे तो सबसे पहली चीज जो आपने प्रेजेंट करनी होगी दैट इज अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी बतानी है कि इसकी अकाउंटिंग पॉलिसी आपने क्या रखी है और उस अकाउंटिंग पॉलिसी के ऊपर आपने उसको प्रेजेंट करना है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज आपने ये बतानी है कैरिंग अमाउंट ऑफ गुड यूनिट्स सेपरेटली फॉर ईच क्लास ऑफ स्टॉक। जो भी आपके पास क्लास ऑफ स्टॉक पड़ा हुआ है, 3 क्लासेस ऑफ स्टॉक हम लोगों ने पढ़ी। हमने पढ़ी रॉ मटेरियल, हमने पढ़ा वर्क इन प्रोसेस और हमने पढ़ा फिनिश गुड्स। तो इन तीनों को अलग अलग बताना होगा और फिर उसके बाद ऐसे आइटम्स की कैरिंग अमाउंट भी बतानी होगी जिनको NRV के ऊपर आपने रखा हुआ था और NRV का लॉस भी बताना होगा। ये नहीं है कि आपने बस ये बता दिया कि बस ये जो है ना ये हमारे पास स्टॉक है, आपने ये भी बताना है कि NRV का लॉस हुआ है और किस वजह से हुआ है वो भी बताना पड़ेगा। रीजन एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ NRV लॉस, ठीक है। तो NRV नेट रियलाइजेबल वैल्यू आपने बताना होगा कि जनाब हमारा जो स्टॉक था वो डैमेज हो गया था, इस वजह से हमने जो है ना उसको NRV पे रिकॉर्ड किया है। कितना लॉस हुआ उसकी वजह से वो भी आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है जी। और यहाँ पे आपके सामने जो राइट साइड है, यहाँ पे आपको 2 तस्वीरें नजर आ रही हैं। जो लोग तो जिन्होंने मेरे से नियर ईयर पे कोर्स पढ़ा है, आपको पता है कि हम लोग अमरीली स्टील्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है ना उनको सामने रखते हुए वहां से देखते हैं कि प्रैक्टिकली चीजें क्या हो रही हैं। तो अमरीली स्टील्स की ईयर एंड 2020 की जो है ना वो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कुछ पिक्चर्स हैं जो मैंने यहाँ पे लगाई हुई हैं। आप उसको नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि एक्चुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। बहरहाल हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो उन्होंने स्टॉक के मुतालिक अपनी जो पॉलिसी है वो नोट नंबर 5.5 में बताई हुई है। उन्होंने बताया कि द स्टॉक इन ट्रेड आर वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, ठीक है। ये बात तो बतानी चाहिए थी। कॉस्ट कंप्राइजेस ऑल कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड अदर कॉस्ट इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंटरी टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। ये वही बात जो हम लोगों ने पढ़ी थी उसको समराइज करके इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये एक्चुअली आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे, अमरीली स्टील की वेबसाइट से, तो वहां से आपको मिल जाएंगी। मोस्ट ऑफ द कंपनीज इन पाकिस्तान आर यूजिंग दिस सेम स्टेटमेंट। वो इसी तरह की स्टेटमेंट देती हैं जिससे कि बच्चों को पता चल जिससे पब्लिक को पता चलता है कि स्टॉक की वैल्यूएशन क्या की गई है। और ये स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है कि भाई आपने इस तरीके से स्टॉक प्रेजेंट करना है। रॉ मटेरियल फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे वैल्यू होता है। वर्क इन प्रोसेस वेटेड एवरेज कॉस्ट पे वैल्यू होता है। फिनिश गुड्स वो जो आपने मैन्युफैक्चर की है वो वेटेड एवरेज पे, और जो आपने परचेज की हैं और परचेज करके आगे सेल कर रहे हैं वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड पे होती है, ठीक है। तो ये बात हम लोगों ने की थी कि डिफरेंट टाइप का कॉस्ट फार्मूला डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम्स के लिए रखा जा सकता है। आल्दो कि आपको इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा कि जनाब आपको अलग अलग वेटेड मेथड्स दे दे, तो आपको बहरहाल फिर भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप समझेंगे अगर आपको एक ही सवाल में डिफरेंट चीजें आ गई हैं तो आप समझिए कि एक नहीं 2 सवाल आपको आए हैं, ठीक है। दोनों की अलग अलग कैलकुलेशन होगी। स्टॉक इन ट्रांजिट, एक ऐसा स्टॉक जो आपके पास आपके स्टॉक में नहीं है, वो इन ट्रांजिट है, तो इस तरह के स्टॉक को भी अलग से प्रेजेंट किया जाता है। दिस इज द रूल, क्योंकि आपने हर क्लास ऑफ द स्टॉक को अलग अलग प्रेजेंट करना है, ठीक है जी। तो ये है कि इनवॉइस वैल्यू प्लस अदर चार्जेस पेड देयर ऑन अपॉन द रिपोर्टिंग डेट। NRV signifies the estimated selling price in ordinary course of business less estimated cost of completion and estimated cost necessary to be incurred to make the sales। ये exactly वही चीज है जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड से पढ़ी थी। तो एक्चुअली रियल लाइफ में भी इसी तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ये चीज प्रेजेंट की जाती है। इन्होंने फिर अपना जो स्टॉक एंड ट्रेड है उसका नोट नंबर 12 बनाया हुआ है जिसमें उन्होंने बताया कि रॉ मटेरियल हमारे पास इतना है, इन ट्रांजिट हमारे पास इतना है, वर्क इन प्रोसेस इतना है, फिनिश गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग का इतना है, ठीक है जनाब। तो इस तरीके से इन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है, डिस्क्लोज किया हुआ है अपना स्टॉक इन देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसको इतनी डिटेल के साथ डिस्क्लोज करना चाहिए आपका जो स्टॉक है उसको। हम लोग आगे चलते हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन की बात करते हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन क्या होती है कि जब भी आप रिपोर्टिंग डेट पे होते हैं, रिपोर्टिंग डेट पे आपको चाहिए कि आपके पास स्टोर लेजर कार्ड से या आपके पास अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड से एक क्लोजिंग स्टॉक की फिगर आ रही होती है कि यार इतने यूनिट्स हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है। लेकिन ये जरूरी होता है कि आप एक दफा फिजिकल वेरिफिकेशन अपने स्टॉक की कर लें
ये श्योर करने के लिए कि जितना कागजों में आ रहा है क्या उतना जमीन पे भी पड़ा हुआ है। दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर इसमें कोई इस तरह की चीजें होंगी जिसकी वजह से इन्वेंट्री की वैल्यू कम हो रही है तो वो कागजों से पता नहीं चलेगी, वो स्टॉक की शक्ल देख के पता चलेगी कि ये स्टॉक क्या वाकई इसका एनआरवी लॉस हो चुका है, क्या ये स्टॉक जो है ये चोरी तो नहीं हो गया, डैमेज तो नहीं हो गया, कहीं ऐसे तो नहीं है कि हमारे पास स्टॉक की शीट्स में, हमारे पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड में कुछ और चीज आ रही है और एक्चुअली वो ग्राउंड पे तो उतनी अमाउंट पड़ी नहीं हुई। वो हमें फिर पता चलेगा कि हमने यहाँ तो ग्राउंड पे कोई गलती की है, ठीक है, ग्राउंड पे कोई चीज जो है वो चोरी हो गई है, ग्राउंड पे कोई चीज ऐसी किसी ऐसी जगह पे लगा दी है जहाँ पे नहीं लगानी चाहिए थी, या हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं या ये जो स्टोर लेजर कार्ड है ये गलत बना हुआ। स्टोर लेजर कार्ड भी तो चेक होना चाहिए ना, कि ये देखने के लिए कि इसमें कोई गलती तो नहीं है। तो जब आप इसमें कोई गलती करेंगे तो वो स्टोर लेजर कार्ड यहाँ से पता चल जाएगा। अच्छा, स्टॉक टेक इज फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ इन्वेंट्री दैट द बिजनेस हैज, ठीक है जी। ईच आइटम ऑफ इन्वेंट्री इज काउंटेड एंड एंटर्ड ऑनटू एन इन्वेंट्री शीट। एक इन्वेंट्री शीट होती है जिससे क्वांटिटी ऑफ द स्टॉक एंड क्वालिटी ऑफ द स्टॉक इन दोनों का पता चलता है, ठीक है। हमें ये पता चलता है कि कोई आइटम ऑफ इन्वेंट्री चोरी तो नहीं होगी, कागजों से थोड़ी पता चलेगा, वो तो जाके देखेंगे तो पता चलेगा कि ये चीज़ तो यहाँ पे पड़ी नहीं हुई, कोई डैमेज तो नहीं हो गई, कोई ऐसे तो नहीं है कि आपने एंट्री करते वक्त फॉर एग्जांपल कोई कंपोनेंट ए था उसकी जगह कंपोनेंट बी में उसकी एंट्री कर दी है और कंपोनेंट बी का जो स्टॉक है वो आपके पास कागजों में कम हो गया, हालांकि ग्राउंड पे ज्यादा पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि वहां पे आपने एक एंट्री रिकॉर्ड ऐसी कर ली है जो कि वो कंपोनेंट बी गया ही नहीं था, कंपोनेंट बी तो यहीं पे हमारे स्टॉक में पड़ा हुआ है, ठीक है। वो चीजें सेल ही नहीं हुई थी, लेकिन क्योंकि हमने गलत एंट्री कर दी थी तो हमारे पास वो आ रहा है कि वो सेल हो गई थी, राइट, ओके। फेलियर टू रिकॉर्ड रिसीट, कभी कभार ऐसे होता है कि कोई ट्रांजैक्शन हो जाती है आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाते, तो ये भी यहाँ से पता चलेगा। फेलियर टू रिकॉर्ड एन इशू, ये भी पता चलेगा यहाँ से। तो जनाब कुछ चीजें जो फिजिकल इश्यूज हैं वो भी हमें पता चलेंगे कि क्वांटिटी इसकी खराब है, क्वालिटी खराब है, और कुछ हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड की भी चेकिंग होगी कि ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड हमने ठीक मेंटेन किया हुआ है या नहीं मेंटेन किया हुआ। तो फिर इन दोनों चीज़ों से हमें पता चलेगा कि कोई गलती तो नहीं है। जैसे हम लोगों ने अभी जो एग्जांपल देखी थी पीछे, उसमें हमने ये बात की थी कि हमें स्टॉक वेरिफिकेशन से ये पता चला था कि जनाब कुछ आइटम ऑफ इन्वेंट्री जो है वो चोरी हो चुके हैं, कोई 2500 यूनिट्स जो है ना वो चोरी हो गए थे, जो हमने भी एग्जांपल देखी उसके अंदर। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन। इट इज इंपॉर्टेंट, जिससे हमें कुछ गलतियां आइडेंटिफाई होती हैं, गलतियों को ठीक करने के बाद, एरर्स को रेक्टिफाई करने के बाद एक्चुअल अमाउंट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्टिंग डेट पे रिप्रेजेंट करनी चाहिए, और वो हम करते होते हैं, ठीक है जी। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन। तो फिजिकल वेरिफिकेशन क्यों जरूरी है? ये दोनों तरह के सिस्टम्स में होनी चाहिए, परपेचुअल में भी होनी चाहिए, पीरियोडिक में भी होनी चाहिए, ठीक है। तो पीरियोडिक में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्टॉक टेक, ठीक है। और इसके अगेंस्ट जो परपेचुअल में जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है स्टोर लेजर कार्ड, ठीक है जी। हमने ये बात की थी कि परपेचुअल सिस्टम में स्टोर लेजर कार्ड जरूरी है, पीरियोडिक सिस्टम में भी मेंटेन किया जाता है स्टोर लेजर कार्ड, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ जो क्वांटिटीज होती हैं सिर्फ वो डाली जाती है। तो जनाब पीरियोडिक सिस्टम में स्टॉक टेक ज्यादा वैल्यू होती है और स्टोर लेजर कार्ड की वैल्यू कम होती है, ठीक है जी। परपेचुअल सिस्टम में स्टोर लेजर कार्ड मेंटेन किया जाता है और हम लोग स्टॉक टेक भी करते हैं, स्टॉक टेक की भी वैल्यू इसमें होती है, ज्यादा वैल्यू स्टोर लेजर कार्ड की है लेकिन स्टॉक टेक भी किया जाता है। तो दोनों तरह के सिस्टम्स में दोनों चीजें होती हैं, बस ये है कि किसी को किसी जगह पे ज्यादा फजीलत हासिल है और दूसरे को दूसरी जगह पे ज्यादा फजीलत हासिल है। जैसे फॉर एग्जांपल पीरियोडिक सिस्टम में स्टॉक टेक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये करना जरूरी है, ये नहीं करेंगे तो आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। हाँ, स्टोर लेजर कार्ड भी मेंटेन करना चाहिए, बस ये दोनों एक दूसरे के साथ जो है ना वो रिकंसाइल करके टैली कर लिया करें। परपेचुअल के अंदर स्टोर लेजर कार्ड मेंटेन करना जरूरी है, स्टॉक टेक करना जरूरी नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए स्टोर लेजर कार्ड आपने मेंटेन किया हुआ है, आप इसी के थ्रू जब आप एंट्रीज कर रहे होंगे तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाएंगी, लेकिन स्टॉक टेक भी करते हैं ताकि गलतियां आइडेंटिफाई की जा सके, राइट। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक टेक और रिपोर्टिंग डेट के ऊपर स्टॉक टेक। और ये कोई इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आप लोग स्टॉक टेक करते हैं तो आपको कुछ चीज़ें पता चलती हैं। आपको जो चीज़ें पता चलती हैं वो है जी नॉर्मल लॉस, जिसकी आप एंट्री कर लेते हैं। आपको जो चीज़ पता चलती है उसे कहते हैं हम अब नॉर्मल लॉस, जिसकी आप एंट्री कर देते हैं। और आपको एक और चीज़ पता चलती है कि एनआरवी एडजस्टमेंट कुछ करनी है कि नहीं करनी, जिसकी आप नॉर्मली वही एंट्री कर लेते हैं जो आपने इससे पहले सीख के आए हैं, राइट। अच्छा, एग्जामिनर को जब ये चीज़ पता चली कि यार रिपोर्टिंग डेट पे हम लोग दो चीज़ों को आपस में रिकंसाइल कर रहे हैं, तो एग्जामिनर की आंखों में जो है ना वो चमक आई
उसके जहन में एक शरारत आई, उसने कहा बच्चों की ऐसी की तैसी, हम बच्चों को जो है ना वो करेंगे तंग। और वो कैसे तंग करेंगे, हम बच्चों को कहेंगे कि जनाब देखो ये जो तुमने स्टॉक टेक किया है ना, ये स्टॉक टेक रिपोर्टिंग डेट का नहीं है, रिपोर्टिंग डेट से 10 दिन बाद का है। तो फिर उससे वर्क बैक करके आपने रिपोर्टिंग डेट का स्टॉक निकालना होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसे कहते होते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन ऑन ए डेट अदर देन द रिपोर्टिंग डेट। आपकी रिपोर्टिंग डेट है जनाब 31 दिसंबर 2020 और आपका जो स्टॉक टेक हुआ किसी भी वजह से, और ये हो सकता है स्टॉक टेक, ये बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि स्टॉक टेक जो होता है वो कभी कभार तो उसी डेट पे होता है जिस डेट पे आपने अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्लोज करना है, लेकिन कभी कभार आपका स्टॉक टेक जो होता है वो किसी लेटर डेट पे भी हो जाता है, यानी कि बाद वाले किसी दिन पे। तो आपका जो स्टॉक टेक हुआ है वो 1 जनवरी 2021 को हुआ है। तो आपके पास तो उस दिन जब आप स्टॉक टेक करेंगे तो आपके पास इस डेट का स्टॉक आएगा, आपने इस डेट से वर्क बैक करना है इस डेट का स्टॉक। ठीक है जनाब। अच्छा, अब ये जो कैलकुलेशन है ये बहुत ही इजी है, ये इसमें कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। ठीक है, आपने जिस डेट के ऊपर अपना स्टॉक आपको चाहिए वो एक लेटर डेट है, और जिस डेट पे अवेलेबल है वो एक लेटर डेट है, और ये एक अर्लियर डेट है। देखिए आपके पास फर्ज करें कि यहाँ पे कुछ स्टॉक है 2000 रुपये का, आपने कुछ सेल परचेजेस की 2000 का यूनिट, मैं यूनिट्स की बात करता हूँ, 2000 यूनिट्स थे आपके पास, आपने 2000 यूनिट्स परचेज किए, आपने फिर जो है ना वो 1000 यूनिट सेल कर दिए, तो इसमें से माइनस हो गए होंगे, आपके पास 4000 यूनिट्स फिर परचेज हुए। ठीक है, फिर आपने जो है ना वो 3000 यूनिट्स जो है ना वो सेल कर दिए, तो आपके पास 10 तारीख को जो स्टॉक रह गया होगा वो कितना रह गया होगा, 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 में से आपने 4 माइनस किया तो 4000। इस डेट पे आपका स्टॉक होना चाहिए 4000। फर्ज करें कि मैं आपको कहता हूं कि जनाब ओपनिंग स्टॉक इस डेट का स्टॉक नहीं पता, लेकिन इस डेट का स्टॉक फाइंड करो, इस डेट का स्टॉक 4000 है। ठीक है, इस डेट का स्टॉक कितना है, 4000 है। तो इस अमाउंट से इस अमाउंट तक आते हुए जितनी चीजें हमने ऐड की थी, इस अमाउंट से वापस जाते हुए हमें वो माइनस करनी पड़ेंगी, और जितनी चीजें माइनस की थी वो प्लस करनी पड़ेंगी। तो इस तरीके से हम लोग इन दोनों डेट्स का कंपैरिजन करते हुए ओपनिंग स्टॉक फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट करें वो x है, तो x किसके इक्वल होगा, x विल बी इक्वल टू 4000। जो परचेजेस थी ये वाली 2000 और ये वाली 4000, ये उधर जाके माइनस हो जाएंगी, 2000 एंड 4000, और ये जो परचेजेस, ये जो सेल्स थी ये उधर जाके प्लस हो जाएंगी, प्लस 1000 और प्लस 3000। तो आपके पास जो ओपनिंग स्टॉक आएगा दैट विल बी इक्वल टू 4 में से 2 माइनस किए, फिर 4 माइनस किए, और 4 और 4 8 में से 2, 8 में से 6 2000। ठीक है जी। सो द एक्स विल बी इक्वल टू 2000, वही जो ओपनिंग 2000 पे थे जो हमने यहाँ से डिलीट किए थे। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक वेरिफिकेशन, के जो रिपोर्टिंग डेट से बाद में होती है, हमने वहां से पीछे जाना होता है, और पीछे जाते जाते हम लोगों ने इन स्टॉक की जो है ना वो इस डेट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। अच्छा, नॉर्मली जब आप यूनिट्स की बात करते हैं तो चीजें आसान होती हैं, एग्जामिनर आपको यहाँ पे फिर घुसाता है, वो यूनिट्स की बजाय आपको कॉस्ट ऑफ द यूनिट्स देता है। वो कहता है जनाब ये जो कॉस्ट थी वो इतनी थी, इसमें कुछ इतनी परचेजेस हुई, परचेजेस की अमाउंट परचेज वाली दे देगा, सेल्स की अमाउंट उसकी सेल प्राइस लिख देगा। आपको पता है कि स्टोर लेजर कार्ड में हम सेल प्राइस नहीं बल्कि उन यूनिट्स की भी कॉस्ट एंटर करते होते हैं। तो जब हम पीछे से वापस जा रहे होंगे तो हम कॉस्ट ऐड करेंगे उन यूनिट्स की जो सेल किए हुए हैं। तो दिस इज सिंपल कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक होता है, हम उसमें ऐड करते हैं परचेजेस, हम उसमें से माइनस करते हैं सेल्स, तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है। और अगर हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक होगा और उसमें फिर हमें ऐड करनी पड़ेगी सेल्स और उसमें से माइनस करनी पड़ेंगी परचेजेस, तो फिर हम ओपनिंग स्टॉक पे पहुंचेंगे। तो नीचे से ऊपर आते हुए जो एंट्रीज ऐड हो रही हैं वो नीचे से ऊपर जाते हुए माइनस हो जाएंगी, और जो माइनस हो रही है वो ऐड हो जाएंगी। सो दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट। अब हम इसके ऊपर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, और इस प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ हम लोग फिर आगे और चीजें भी डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं जनाब, एक एग्जांपल देखते हैं। सलमान लिमिटेड की एग्जांपल है। सलमान लिमिटेड क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 30th जून ईच ईयर। ठीक है जी। ईयर एंड हमेशा आपके लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, आपने ईयर एंड जेन में रखना है कि 30 जून को ये अकाउंट्स अपने क्लोज करते हैं। ड्यू टू एन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम SL कैरिड आउट द स्टॉक टेकिंग ऑन 1 जुलाई 2016।
1 जुलाई 2016 को इन्होंने स्टॉक टेक किया, उससे पहले ये स्टॉक नहीं कर सके। तो ईयर एंड से 10 दिन बाद जो है ना, वो एग्जैक्टली 10 दिन बाद इन्होंने अपना स्टॉक टेक किया। द कॉस्ट ऑफ स्टॉक एज वेरीफाइड ऑन 10 जुलाई वाज 812500। तो जो हमारे पास जो स्टॉक था 10 जुलाई को, वो कितना आ रहा था जनाब? स्टॉक है 10 जुलाई 812500। ठीक है जनाब। अच्छा, टोटल सेल्स अमाउंटिंग टू रुपीज 3,26,000। 3,26,000 की सेल्स हुई थी, तो हमें बताया कि हमने सेल्स ऐड बैक करनी होती हैं। तो क्या मैं इसमें 3,26,000 ऐड बैक कर दूं? जी नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो सेल प्राइस है, हमने तो इसकी कॉस्ट निकालनी है। द गुड्स वर सोल्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एट कॉस्ट प्लस 25%। यानी कि ये जो 3,26,000 है, ये कॉस्ट प्लस 25 यानी कि 125% है। ठीक है, ये सेल प्राइस है 125, तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी? 100। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 326 को 125 पे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, लेकिन इसमें एक और साइंस भी है। उसने आगे बताया है कि एक्सेप्ट द फॉलोइंग। ठीक है, इसका मतलब है ये जो नीचे कुछ सेल्स है, इनके ऊपर ये वाला फॉर्मूला नहीं लग रहा, कॉस्ट प्लस 25% वाला। अच्छा, सेल्स ऑफ रुपीज 25,000 वॉज मेड एट 40% ऑफ नॉर्मल सेलिंग प्राइस। एक चीज जो है वो आपने बेची है, उसकी जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस थी, यानी कि 25,000 रुपए की जो चीज थी, वो आपने एक्चुअली नॉर्मल सेलिंग प्राइस के सिर्फ 40% पे सेल कर दी। ठीक है, उसका जो 40% था वो 25,000 बन रहा था। जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस है उसका 40% पे आपने उसको सेल कर दिया। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि एक चीज थी जिसकी सेलिंग प्राइस जो भी थी, उसको आपने 25% से मल्टीप्लाई किया और वो 25,000 रुपए की, सॉरी, उसको आपने 40% से मल्टीप्लाई किया, सेल प्राइस के 40% पे सेल हुई है ना, तो सेल प्राइस का 40% सिर्फ हम उसका कलेक्ट कर सके, यानी कि 25,000 रुपए। तो क्या हम यहां से उस आइटम की सेल प्राइस निकाल सकते हैं? उस आइटम की जो सेल प्राइस होगी वो होगी 25,000 डिवाइडेड बाय 40%। तो 25% का जो 40% होता है, दैट इज 25,000 डिवाइडेड बाय 0.4, तो कितना बनेगा जनाब? 62,500। यानी कि एक्चुअली वो जो अमाउंट थी वो 62,500 रुपए में सेल होनी चाहिए थी, लेकिन हमने कितने में सेल की? 25,000 में। तो ये जो 62,500 रुपया जो सेल है, ये होनी चाहिए थी एक्चुअली, इस अमाउंट के ऊपर ये सेल होनी चाहिए थी। बहरहाल हमने उसको 25,000 पे सेल कर दिया है। ठीक है, और ये इन 3,25,000 में से, ये 3,26,000 में ये 25,000 भी शामिल है। आगे चलते हैं। A sale of rupees 60,000 was made at normal selling price, but the goods were slightly damaged, and an expenditure of rupees 15,000 was incurred on these goods to bring them to the saleable condition। यानी कि आपके पास 3,26,000 की सेल्स थी, उसमें से दो सेल्स हैं 25,000 की, ये सेल जिसकी कॉस्ट कुछ और है। ठीक है, जिसकी कॉस्ट हम इस फार्मूले से नहीं निकाल सकेंगे, जिसकी कॉस्ट हमें 62,500 रुपए के हिसाब से निकालनी पड़ेगी। और जो दूसरा है उसकी भी कॉस्ट हम लोग 60,000 जो है, ये इसकी सेल प्राइस है, ये इसकी जब हम कॉस्ट निकालेंगे तो वो हमें मिल जाएगी। तो जनाब ये टोटल जो 3,26,000 रुपए की सेल्स हैं, मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे लिखूँ, 3,26,000 रुपए की जो सेल्स हैं, इसके 3 पार्ट्स हैं। एक पार्ट वो है जो 25,000 रुपया सेल हुआ है, एक वो है जिससे 60,000 रुपये बिके मिले हैं, और तीसरा वो है जिसका आपको जो रिमेनिंग बच जाता है। तो कितना बच जाता है जी? 326 माइनस 25 और माइनस 60, ये आपके पास बच जाता है जी 241,000। तो 241,000 ऐसा है जो कॉस्ट प्लस 25% पे सेल हुआ है। तो हम 241,000 की कॉस्ट निकाल सकते हैं। हमें 241 को डिवाइड करना है 125% से और इसको मल्टीप्लाई करना है 100% से, तो हमारे पास इसकी कॉस्ट आ जाएगी विच इज इक्वल टू कितनी आएगी जनाब? 241 डिवाइडेड बाय 1.25, 192,800, 192,800। अच्छा, ये जो 25,000 है, इसकी अब हम कॉस्ट निकालते हैं। देखें, ये 25,000 एक्चुअली कितने की सेल होनी थी? 62,500 की। तो इसकी जो कॉस्ट होगी वो 62,500 डिवाइडेड बाय 125% मल्टीप्लाई बाई 100% होगी। ठीक है, और ये जो 60,000 है, इसके बारे में इसने कहा कि ये अपनी नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे ही सेल हुई है, तो ये भी इसी तरीके से
जिस तरीके से ये 2,41,000 की निकाली है तो 60,000 डिवाइडेड बाय 125% मल्टीप्लाई बाय 100%, तो ये दोनों बिल्कुल सेम अमाउंट से आपके पास आएंगी। तो जरा आगे चलते हैं, ये यहाँ पे ये सॉल्व भी हुआ है, ठीक है। सबसे पहले उसने देखे क्या किया, कॉस्ट ऑफ सेल्स पकड़ी 812500, कॉस्ट ऑफ स्टॉक्स, ठीक है जी। इस वक्त आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक 10 तारीख को कितना है, वो 812500 है। तो लिखने में टाइम ज़ाया नहीं करते, मैं यहीं से आपको बताता चला जाता हूँ। सबसे पहले उसने क्या किया, 3,26,000 में से 25,000 माइनस किया, और रिमेनिंग जो था यानी कि इन दोनों की जिनको डिवाइड करना था 125 से और 100 से मल्टीप्लाई करना था, इन दोनों की उसने जो है ना वो कैलकुलेशन की, 2,40,800 रुपये इन दोनों की जो है ना वो कॉस्ट आ रही है, और ये हमने ऐड करनी है। क्यों? क्योंकि सेल है तो सेल को ऐड बैक करते हैं। दूसरी चीज जो थी वो थी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट 40% ऑफ द इनवॉइस वैल्यू। तो देखिए 25,000 को उसने 40% पे डिवाइड किया, आंसर बना 60,000, और उसको 100 ओवर 125 पे किया, वही अमाउंट, वही कैलकुलेशन जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है, इसका जो आंसर आया डेट इज 50,000, ठीक है जी। ये भी आपने ऐड बैक करना है। आगे चलते हैं, अगली एडजस्टमेंट देखते हैं। परचेज अमाउंटिंग टू रुपीज 246,000, 2,40,000 की परचेजेज है, तो आपको पता है परचेजेज तो ऑलरेडी कॉस्ट पे होती हैं, तो हम परचेजेज इसमें से लेस कर देंगे। आगे चलते हैं जनाब, ऑल सच परचेजेस वर इंक्लूडेड इन स्टॉक एज ऑन 10 जुलाई 2016, ठीक है। कोई भी स्टॉक इन ट्रांजिट नहीं है। अगर कोई स्टॉक इन ट्रांजिट होता तो डेफिनेटली वो इसमें शामिल ना होता, फिर हमें उसको भी देखना पड़ता कि उसको कैसे एडजस्ट करना है। सेल्स रिटर्न्स एंड परचेज रिटर्न अमाउंटिंग टू रुपीज 11,000 एंड 6,000। देखें जो सेल्स रिटर्न है वो तो सेल प्राइस पे ही होंगी, तो 11,000 को भी 125 से डिवाइड करना पड़ेगा और 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि आप इसकी कॉस्ट निकाल लें, ठीक है जनाब। तो हमने 11,000 को क्या किया है, 11,000 को 125 से डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारी सेल्स रिटर्न की कॉस्ट आ गई जो कि हम लेस कर देंगे, ठीक है। और इसी तरीके से जो परचेज रिटर्न है वो 6,000 की है, ये हमें ऐड करनी पड़ेंगी। ये वाली अमाउंट भी हमने डिस्कस कर ली, ऐड कर देते हैं। फिर उसके बाद गुड्स विद कस्टमर्स ऑन सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस। सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस क्या होता है कि आप कस्टमर को गुड्स भिजवा देते हैं, उसे कहते हैं यार इसको रखो, इसको यूज करो, अगर अच्छी लगे तो परचेज कर लेना, नहीं तो हमें वापस भिजवा देना। इसे हम कहते हैं सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस। सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस पे आप चीज की सेल्स उस वक्त रिकॉर्ड करते हैं जब आप उसे भिजवा देते हैं, ठीक है। और अगर वो वापस आ जाए गुड्स तो फिर आप उसकी जो सेल्स रिटर्न डाल देते हैं, ठीक है। हालांकि वो सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस है, लेकिन एक्चुअली वो चीजें आप भिजवा चुके होते हैं, तो जब आप उसको भिजवाते हैं तो आप जो है ना वो रिसीवेबल टू सेल्स एंट्री कर लेते हैं, रिसीवेबल टू सेल्स, रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। और जब वो वापस आ जाती है, फर्ज करें अगर कस्टमर उसको ओके कर दे तो फिर तो चिल है, फिर आपको कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फर्ज करें कि अगर कस्टमर कहता है कि भाई ये तो मुझे नहीं चाहिए, तो फिर हम लोग उसकी क्या एंट्री करते हैं, हम उसको रिवर्स कर देते हैं, हम लोग सेल्स रिटर्न टू रिसीवेबल इसकी एंट्री कर देते हैं। तो जनाब यही हुआ कि हमने सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस पे जो है ना वो किसी कस्टमर को चीजें दी हुई थी 50,000 रुपए की, और ये इनवाइस वैल्यू थी। इसका मतलब ये है कि ये जो 50,000 है इसमें भी प्रॉफिट शामिल है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 50,000 को डिवाइड करेंगे इसकी 125 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो ये जो है ये सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस पे जो आइटम्स गई हैं ये उनकी स्टॉक की वैल्यू है। आगे चलते हैं, द गुड्स विद इन 4 वीक्स, ठीक है। द गुड्स हैज बीन सेंट टू द कस्टमर ऑन 15 जून। अभी तक जो है ना वो कस्टमर ने वो चीजें एक्सेप्ट नहीं की है। तो अगर कस्टमर ने वो चीजें एक्सेप्ट नहीं की है तो फिर एक और काम करना होता है, हम लोग रिसीवेबल टू सेल की एंट्री कर लेते हैं, लेकिन फिर दोबारा प्रूडेंस आता है, वो कहता है भाई इनकम को जो है ना उसको भी ओवरस्टेट नहीं करना। तो हम लोग तो ये करके बैठे हुए हैं, हम लोग एक सेल्स रिकॉर्ड करके बैठे हुए हैं जो कि नहीं करनी चाहिए थी। तो अगर इस काम के करने के बाद चीजें अभी पेंडिंग हो और ईयर एंड आ जाए, रिपोर्टिंग टाइम आ जाए, तो फिर आप इसकी सेल्स रिटर्न की एंट्री डालते हैं। तो आपने फिर 40,000 की सेल्स रिटर्न की एंट्री डालनी है, ठीक है जी। और उसकी जो कॉस्ट है वो आप यहाँ पे उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज भी देखनी है कि जब आपकी सेल्स ऑन रिटर्न है तो वो चीजें आपके पास इधर स्टॉक में तो नहीं है, ठीक है। और फिर आपने उसको जो फैसिलिटेशन करनी है उसकी वो इस तरीके से करनी है कि ना वो आपकी इस स्टॉक में है और ना ही वो आपकी उस स्टॉक में आएंगी, तो फिर हम उसको यहाँ पे एंटर नहीं करेंगे। देखें ये किया हुआ, गुड्स ऑन सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस 50,000 माइनस 20,000 और इसके बाद उसको इंटू 100 डिवाइडेड बाय 125, ठीक है।
अच्छा, अब ये 20,000 क्या है, इसको भी जरा देख लेते हैं। वन ऑफ द कस्टमर इन्फॉर्म्ड SL on 29 January 2016 that the goods worth ₹20,000 has been destroyed in fire। एक कस्टमर ने उनको कहा है कि 20,000 रुपए की जो गुड्स हैं वो डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो गई हैं। अच्छा, कस्टमर आपको क्यों कहेगा कि आपकी गुड्स जो हैं वो डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो गई? ये आपका एक ऐसा स्टॉक है जो सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस पे गया हुआ है, ठीक है। उसी पॉइंट के अंदर है ना, देखें उसी पॉइंट के अंदर बात हो रही है कि एक कस्टमर था, आपने वैसे 50,000 रुपए की चीजें दी हुई थी, लेकिन उसमें से उसने कहा कि 30,000 की चीजें ऐसी हैं जो डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो गई हैं 29 जून 2016 को, आपके ईयर एंड से भी एक दिन पहले। तो अब वो आपका स्टॉक नहीं है, अब वो आपका लॉस है जिसको आपने करना होगा। तो एक्चुअली जो 50,000 रुपए की चीजें हैं वो सारी की सारी 50,000 रुपए की चीजें नहीं है, उसमें से 20,000 की चीजें जो है ना ऐसी हैं जो जाया हो चुकी हैं। तो फिर हम लोग उस 20,000 की चीजों को हम लोग यहाँ से गुड्स ऑन सेल्स और रिटर्न बेसिस यहाँ से माइनस कर देंगे। तो जो हमारे पास रिमेनिंग सेल्स और रिटर्न बेसिस पे चीजें रह जाएंगी वो 30,000 की रह जाएंगी, और उसकी कॉस्ट फिर हम लोग यहाँ से माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि 20,000 रुपए की चीजें तो वैसे ही जाया हो चुकी, वो अब हमारे स्टॉक का पार्ट नहीं है, ठीक है जी। उसकी हम लोग NRV की कैलकुलेशन करेंगे। तो जैसे ही आप लोगों ने स्टॉक 30 तारीख वाले पे पहुंच गए, ठीक है, तो अब आपने रिपोर्टिंग डेट पे खड़े होके उसकी NRV की कैलकुलेशन चेक कर लेनी है, ठीक है। देखिए तरीकाकार क्या है, आपके पास 10 तारीख की जो है ना वो स्टॉक था, आप 10 से पीछे आए, आप 30 पे आ गए। इस डेट पे खड़े होके देखे तो सही कि आपका जो स्टॉक है, जो आपकी फिगर निकली है 878,500, क्या वाकई ही ये स्टॉक आपका ठीक है? आपने क्वांटिटी तो वेरीफाई कर ली, अब आपने क्वालिटी भी वेरीफाई करनी है। देखिए क्वालिटी में कहां कहां पे पंगे हैं। एक स्टॉक ऐसा है जो कि 40% ऑफ द इनवाइस प्राइस पे बिका है, तो हम इसको 50,000 रुपए के ऊपर तो वैल्यू नहीं कर सकते। एक ये NRV का लॉस है। फिर एक स्टॉक ऐसा है जो कि आपका बिका जरूर है, लेकिन उसके ऊपर 60,000 रुपए का स्टॉक, लेकिन उसके ऊपर आपको कुछ 15,000 रुपए कॉस्ट लगानी पड़ी है। देखिए ये लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो ये 15,000 रुपए की कॉस्ट इसको लगानी पड़ी है, ये भी आप NRV की एडजस्टमेंट में लिखेंगे। तो ये दो एडजस्टमेंट जो है वो आपकी NRV में वो कर रहा है। देखिए 878,500 का स्टॉक था, इसमें से NRV की एडजस्टमेंट्स उन्होंने माइनस की। स्टॉक ऑन विच रिपेयर इज डन 60,000 का वो स्टॉक है, और उसकी जो कॉस्ट है वो इतनी है, 45,000 रुपए का वो बिकेगा, 48,000 रुपया वो हमारे स्टॉक में आ रहा था। तो लोअर कौन सी अमाउंट है? 45,000। इस वक्त वो किस अमाउंट पे रिकॉर्ड हुआ है? 8,000 पे। तो हमें 3,000 रुपए का NRV लॉस इसमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एक तो ये चीज हो गई, ये वो चीजें हैं जो 60,000 रुपए की थी, और इसके ऊपर जो है वो आपको 15,000 रुपया मेहनत करके फिर इसको सेल करना पड़ा। तो वो 3,000 रुपये हमें माइनस करने पड़ेंगे, NRV लॉस करके हमने यहाँ पे डाल दिया। दूसरा वो स्टॉक था जो 40% ऑफ सेलिंग प्राइस पे सेल हुआ, तो इसको 40% जो इसकी सेलिंग प्राइस है, इसकी नॉर्मल कॉस्ट है जनाब 60,000 का 1.25 यानी कि 50%, ठीक है जी। तो ये सेल कितने का हो रहा है? 25,000 का। ये इसकी NRV है, ये इसकी सेल प्राइस है। लोअर कौन सी है? सेल प्राइस है। हमने रिकॉर्ड किस पे किया हुआ है? हमने इसको 50,000 पे रिकॉर्ड किया हुआ है, सॉरी, ये जो इसकी कॉस्ट है और ये इसकी NRV। तो लोअर कौन सी है? NRV है, हमने इसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया हुआ है, तो 25,000 रुपए का NRV का लॉस यहां से भी निकलेगा। तो ये दो NRV के लॉसेस जब निकलेंगे तो आपके पास जो NRV का जो स्टॉक है वो 850,500 आ गया, ठीक है जी। और ये जो कस्टमर ने आपका स्टॉक जाया किया हुआ है, इसके ऊपर आपने ये कोशिश, आपने देखिए ना, जो कस्टमर आपका स्टॉक जाया कर देगा, ठीक है, ये तो उसकी जिम्मेदारी है ना, आपकी जिम्मेदारी तो नहीं, ठीक है। आप तो उस स्टॉक को लेते हैं जो कि आपने आपकी वजह से जाया हुआ। जब आपने कस्टमर को स्टॉक भेज दिया, जब आप उसने सेल्स रिकॉर्ड कर ली, तो फिर उसके बाद जो मर्जी हो, टेंशन आपको किस बात की, वो तो उसका स्टॉक है, ठीक है जी। तो इस तरह से हम लोगों ने ये जो क्वेश्चन है ये किया है। और अब